अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट ड्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। 26वीं आइनी तरमीम हुकूमत पास करवाने में कामयाब हो गई है और ये वही तरमीम है जिसको जुडिशल पैकेज भी कहा गया। और तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था इनिशियली इस तरमीम की सारी बहस पर, वो ये था कि एक नई अदालत ना कायम की जाए, लेकिन आइनी बेंच की बात आने के बाद और JUI की हिमायत के बाद तहरीक इंसाफ ने यह कह दिया कि आया इसको वोट तो हम नहीं देंगे, लेकिन हमें कोई ख़ास एतराज़ भी नहीं है इस मुसवदे के ऊपर। इस सारी सूरत हाल में गज़ट नोटिफिकेशन भी अब जारी हो चुका है और जो अहम चेंजेस हैं, जो सबसे बड़ी लिस्ट है चेंजेस की, वो 175A में की गई है। इसके अलावा जजेस की तकर्री का जो अमल है, इससे मुतल्लिक़ तरीक़ाकार में तब्दीली सामने आती है, क्योंकि सीनियरिटी प्रिंसिपल पे चीफ़ जस्टिस की तैनाती हुआ करती थी। लेकिन अब जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा वो ये है कि 3 नाम भेजे जाएंगे, जिसको एक कमेटी, जिसको पार्लिमानी कमेटी कहा गया है, जिसमें 8 अरकान असम्बली होंगे, 4 सेनेटर्स होंगे, उनकी 2/3 अक्सरियत मंजूर करेगी। तो ये पैनल की शक्ल में अब आ चुका है। इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट क्या होगा आने वाले चीफ़ जस्टिस की तैनाती के लिए, क्योंकि 25 अक्टूबर आखिरी तारीख है काजी फ़ायज़ ईसा साहब के टेन्योर की और कल रात 12 बजे से पहले उनको ये नाम अरसाल भी करने हैं। वो भी एक अलग बहस है, लेकिन इसके साथ साथ 184(3) का सो मोटो का इख्तियार हो, वो अब आइनी बेंच को मुंतकिल हो चुका है। और अगर जजेस की एवेलुएशन की बात की जाए तो उसका भी तरीक़ाकार सामने आ चुका है। तो कहा यही जाता है कि इन सारी प्रैक्टिस से एक तरफ ओपिनियन ये है कि बर्डन कम होगा कोर्ट्स के ऊपर, जो बैकलॉग है उसका या फिर पेंडेंसी का, लेकिन साथ साथ जो क्रिटिक्स हैं, जो नाक़दीन हैं, जो तनकीद करते हैं, वो ये कहते हैं कि आइनी बेंच को फॉर्म करने के बाद, तश्कील देने के बाद ये कहा जा सकता है कि हुकूमत का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। अब इस बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस का तमाम सियासी नौइयत के जो केसेस हैं उन पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये भी काबिल गौर बात है। इस सारी सूरत हाल पे तहरीक इंसाफ के ऊपर यही इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने यू टर्न लिया। इस पर उनका क्या डिफेंस है, और साथ साथ ये कि आइनी कोर्ट ना बनाए जाने से जो कन्फ्यूजन पैदा होगी कि कौन सा मुकदमा किस जुरिस्डिक्शन में फॉल करता है और क्या वो आइनी बेंच में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट के जो रेगुलर जजेस हैं वो सुनेंगे उसको। ये गौर तलब बात है जिसको इंटरप्रेट करने के लिए अभी वक्त दरकार है। सारी सूरत हाल पर हम बात करते हैं। हसन रज़ा पाशा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के। इसके साथ साथ अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। इख्तियार वली खान साहब मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा। आप सभी का बहुत शुक्रिया। इससे पहले हसन साहब के पार्टी पोजीशंस क्या हैं इस आइनी तरमीम पे जो कि रिसेंटली पास हुई है, उस पर कमेंट किया जाए। व्हाट इज़ योर लीगल ओपिनियन? जो सारा कुछ हुआ हमने देखा, एक आम नैरेटिव ये बनाया जाता है कि अदलिया की आज़ादी पर बहुत बड़ी कदगन लग गई है, स्पेस इंक्रोच हो गई है जुडिशरी की, और इसके बाद से जुडिशल इंडिपेंडेंस ख़त्म हो गई है। कौन सी ऐसी शिकें हैं इसमें जो आपकी नज़र से गुजरी जिसने स्पेस इंक्रोच कर दी है? ये नैरेटिव ठीक है या सियासी बयानिया है? क्या कहेंगे आप इस पर? ये बात चल रही है कि शायद वो इंक्रोचमेंट की गई है अदलिया की आज़ादी के हवाले से। अब देखें, एक जो बात की जाती है वो ये है कि चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए 3 रुकनी जो पैनल बना होगा सीनियर जजेस का, तो ये जो हल्त हुआ है सीनियर जज को हक बनता था। लेकिन अगर देखा जाए तो इससे पहले हाई कोर्ट्स में, जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं, वहाँ पे सीनियरिटी कम फिटनेस के प्रिंसिपल जो है वो लागू किया गया। और उस पर हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मोहतरमा आलिया नीलम साहिबा वो 3रे नंबर पे थी और उनको चीफ हाई कोर्ट बना दिया गया। तो बहरहाल इस पे प्रॉस एंड कॉन्स तो इसके चलते रहेंगे, इसकी मुखालफत भी होती रहेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि मोहतरम जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो कि शायद इस तरमीम की वजह से डायरेक्टली इफेक्ट होने जा रहे हैं, अच्छा, या शायद ना भी हो सकता उन्हीं को बनाया जाए, वो इस चीज के बड़े दाई और सपोर्टर थे कि सीनियरिटी कम फिटनेस का असूल होना चाहिए। सिर्फ सीनियरिटी असूल की वजह से ना तो एलिवेशन होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ना ही चीफ जस्टिस जो है वो हाई कोर्ट्स के बनने चाहिए। ठीक है, इस पे अहमद साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये तहरीक इंसाफ पर तनकीद भी हो रही है कि यू टर्न ले लिया गया। पहले एक बयानिया बनाया कि ये तो अदालत पर हमला है, जुडिशल सिस्टम पे हमला है। उसके बाद में कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है लेकिन वोट नहीं देंगे। तो अब इस यू टर्न के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है PTI के पास?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं अभी रज़ा साहब से जो आपकी बात हुई है मैं उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ। देखिए, हमारा ये बिल्कुल जो है कंसिस्टेंट स्टांस है, अब भी यही स्टैंड है कि ये आपकी जो इस वक्त इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसका स्ट्रक्चर जो है, पहली बात तो यह है कि हमारे आइन का स्ट्रक्चर जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर है। नंबर 2, पाकिस्तान का आइन जो है वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर के ऊपर है। इसमें 3 पिलर हैं, इंडिपेंडेंट है, उनके सफियर इन्फ्लुएंस जो हैं बिल्कुल अलग अलग हैं। पार्लियामेंट है और एग्जेक्टिव है और जुडिशरी है। अब यहाँ पे जिस वक्त आपने जुडिशरी के जजेस की एलिगेशन का मैटर जो है, उनकी नॉमिनेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में डाल दी, और उसके बाद पार्लिमानी कमेटी जो है जिसमें फिर हुकूमत की मेजॉरिटी है, तो आपने इंडिपेंडेंस तो खत्म कर दी। इसका मतलब है कि जुडिशरी जो है वो डायरेक्ट अंडर द थंब ऑफ द एग्जेक्टिव आ गई, तो आपने इंडिपेंडेंस जुडिशरी को कंप्रोमाइज कर दिया। तो पाकिस्तान के आइन को तो यहीं आपने एक बहुत बड़ा धचका लगा के उसकी असल स्पिरिट को ही खत्म कर दिया, जो उस बेसिक स्ट्रक्चर को हिला के रख दिया। और थर्ड पिलर जो जुडिशरी का पिलर था, उस थर्ड पिलर को आपने ना सिर्फ के मुतजलजल किया, आपने गिरा दिया उसको। तो फिर क्या होगा आप बताइए? जब एक इमारत 3 पिलर पे खड़ी है, वो 2 पे तो नहीं खड़ी रहेगी। ये तो पूरा आइन जो है वो उसकी, अब इसका मतलब है कि अब हुकूमत जो भी होगी, इस वक्त इनकी हुकूमत है, इसका डेस्पोटिज्म होगा। अहमद साहब, इस वक्त इनकी हुकूमत है ना, कल को तो जो भी हुकूमत आएगी वो इसी अमेंडमेंट के तहत। मैं इतनी बात कर रहा हूँ। देखिए ना, आइन जो है वो किसी एक हुकूमत के लिए नहीं होता। आइन ने तो चलना है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और ये तो एक लंबा अरसा आइन का तो कायम रहना है। हुकूमतें बदलती रहेंगी, शख्सियात बदलती रहेंगी, लेकिन सिर्फ अपनी नाक के हद तक देखा कि इस वक्त हम जो उल्टा सीधा जो करना चाहें कर लें, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। तो मुल्क तो तबाह हो जाएगा। इस वक्त मुल्क में से आप जुडिशरी को जो माइनस करेंगे जिस वक्त, उसको कंप्रोमाइज कर देंगे और उसको डायरेक्ट अंडर द थंब ऑफ द एग्जेक्टिव ले जाएंगे, तो फिर आप कहां से बड़े फैसले करेंगे? और एक बात ये, और दूसरा जो आपने आईनी बात की थी, जिनका भी वो रजा पाशा साहब ने उसका वो प्रॉपर मैं अभी उसका जवाब नहीं दिया था, वो ये था कि हर पिटीशन जो आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट में भी दायर होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन कहलाती है। तो फिर वहां पे वो डेमार्केशन कहां आएगी कि इसको किस कैटेगरी में आपने लेके जाना है? नहीं, ये कंफ्यूजन तो ये है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और तीसरी बात ये कि इतनी बड़ी लेवल के ऊपर आप पाकिस्तान में ये आइन के अंदर अमेंडमेंट्स कर रहे हैं आप, और आपको पता है कि पाकिस्तान का आइन जो है ये 4 सूबों ने मिलकर बनाया हुआ है। इसीलिए सेनेट के अंदर 4 सूबों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो बराबरी की बुनियाद के ऊपर है, बिल्कुल, वो पॉपुलेशन की बुनियाद के ऊपर नहीं है। और यहां पे आपने देखा कि एक सूबे के अंदर अभी जो 3 साल के बाद हाफ स्ट्रेंथ के इलेक्शन होते थे, वो इलेक्शन नहीं हो सके केपीके के अंदर, और आपने इतनी बड़ी अमेंडमेंट कर ली है। इसका मतलब है कि एक सूबे की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। नहीं, देखिए ना, मैं यही बात, वो तो हो गई जो किया, लेकिन मैं उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के ऊपर बात कर रहा हूं कि ये मामला जो हैं ये जोर पकड़ेंगे, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे और डिस्टेबलाइजेशन का बायस बनेंगे, बजाय इसके कि स्टेबिलिटी पैदा होती। और कहा जा रहा है कि ये जो है वो लोगों की फलाह के लिए ये किया जा रहा है। अब लोगों की फलाह में अगर आप ये काम कर रहे हैं तो लोग ही डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि अगर फलाह के लिए करना और जुडिशरी के ऊपर आपको ये सबसे अहमियत दी है आपने जुडिशरी को, तो सबऑर्डिनेट जुडिशरी जो है वहां पे तो लाखों की तादाद में केस पेंडिंग है, उनके लिए तो आपने कुछ नहीं किया। नहीं, उनके लिए भी अब एक जहां पे आप समझते हैं कि जहां पे आप जजेस की परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन हुआ करेगी। नहीं, परफॉर्मेंस तो हाई कोर्ट में रखी ना आपने जजेस की परफॉर्मेंस तो सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर रखी ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखी। आपने जजेस की परफॉर्मेंस जो है वो लोअर जुडिशरी में तो नहीं रखी। तो आम कॉमन मैन का वास्ता कहां पड़ता है? लोअर जुडिशरी से। इख्तियार वली साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बात की ना कि सारा झगड़ा सियासी था। उन्होंने कहा कि एक जज से हुक्मरान पार्टी खौफजदा है, एक से हिज़्ब इख्तिलाफ खौफजदा थी,
और इसी की बुनियाद पे ये सब कुछ हुआ है। तो वोट तो आपको मिल गया, लेकिन बात जो वो कर रहे हैं, मैं तो कम से कम उससे इत्तेफाक करता हूँ कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बात तो सब कर लेते हैं, लेकिन सब ने अपनी पर्सनैलिटीज़ को मार्क किया हुआ है कि ये आधे जो हैं हमारी फेवर में होंगे, ये उनकी फेवर में होंगे। इसमें कोई लार्जर कॉज कहाँ पे है? अवाम के फ़ायदे, अवाम को मुबारकबाद जो दी जा रही है वो किस लिए है? थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अहमद अवैस साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, ये पीटीआई में बड़े रीजनेबल बंदे हैं और मैं आज देखना चाह रहा था कि ये क्या बोलेंगे। सबसे पहले तो अहमद अवैस साहब थोड़ा सा जवाब दें आप कि आपके जो अपोजिशन लीडर हैं वो कहते थे कि 3-3 अरब रुपए की पेशकशें हो रही हैं हमारे मेंबर्स को। मैं आपको यही मैंने कह दिया था पिछले शो में कि हमें आपके मेंबरों की ज़रूरत नहीं है, आपकी आधी पार्टी जो है वो वोट देने के लिए तैयार है, हमें नहीं चाहिए। आपने देख लिया, और मुफ्त में अपनी रेट जो है वो लगाए जा रहे हैं, 20 करोड़, 50 करोड़, 80 करोड़, 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब, ऐसे नहीं करते। और आप आज जो तजावीज़ यहां पर इस चैनल पर टीवी शो में बैठकर दे रहे हैं, ये तजावीज़ आपने असेंबली में देनी थी, आपकी पार्टी ने देनी थी। काम आप करते नहीं है, तनकीद के लिए आप बहुत तकड़े। मैं अहमद अवैस साहब, आपने अगर नहीं भुगता, हमने भुगता है, पीपल्स पार्टी ने भुगता है। भुट्टो को फांसी क्यों हुई? नवाज शरीफ को पनामा पे बुलाकर अकामा पे डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया? आप उस अदलिया की बात करते हैं कि मतलब उसकी ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस की, उस इंडिपेंडेंस का तो खमियाजा हमने भुगता है। इख्तियार साहब, उनसे भी बल्ला छीन लिया गया, चोर आता है, भी बल्ला छीन लिया था, उसके बाद जो तो वही कह रहा हूं, एक चोर आया और उसको कहता है कि गुड टू सी यू। एक 3 बार का मुल्क का वजीर आजम होता है और उसको कहते हैं कि गॉड फादर, सिजलियन माफिया, ये अलकाबात दिए जाते हैं। इसको आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी समझते हैं, हम नहीं समझते हैं। That wasn't independence of judiciary। जी अहमद साहब, हम आप रिस्पॉन्ड समझते कीजिएगा, हैं कंप्लीट करने कि ये चीजें किसी और साइड पे चली गई थी। अब आप कह रहे हैं कि आम लोगों को क्या फायदा है? आम लोगों को यह फायदा है कि जिस सुप्रीम कोर्ट को आपने इंगेज रखा था पनामा से लेकर आज तक कि इमरान खान को जमानतें दे दो, आईनी पिटीशन हमारी मर्जी के मुताबिक और आपकी मर्जी के मुताबिक उसके फैसले होते रहे और कोई काम नहीं हुआ, लाखों केस पेंडिंग है। अब उनकी भी सुनी जाएगी जिन पे नहीं। इख्तियार साहब, वैसे आपने खुद कह दिया है कि जो कोर्ट्स इमरान खान के साथ एंगेज थी वो अब नहीं होंगी, मतलब इसके अलावा कोई इससे बड़ी कॉज तो नहीं है अमेंडमेंट की? वही कह रहा हूं सर कि नहीं, अब आईनी पिटीशन जो है अब यहां पे नहीं जाएंगी। मैं अभी देख रहा था, ये कह रहे हैं कि हम आईनी पिटीशन को चैलेंज करेंगे। सबसे पहले तो अब ख्वाजा मेरे साथ हाफिज एहसान साहब बैठे हुए हैं, ये तशरीह भी कर देंगे। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पास होने के बाद क्या आप इनके पास, इस अदालत के पास जा सकते हैं, आईनी तरमीम सुन सकते हैं? ये भी एक फैसला और इस पर भी फैसला भी होने वाला है। लेकिन मेरा सवाल होगा ज़ैन कुरैशी साहब के बारे में। अहमद अवैस साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि ज़ैन कुरैशी साहब का आप तोहमत और इल्ज़ाम लगाते रहे आपकी पार्टी कि वो गुम है, वो अगवा है, और वो कहते हैं कि मैं नहीं हूं। ये तो वही सिलसिला हो गया जो गंडापुर वाला हो गया था। नहीं, उन पे तो ये इल्जाम भी लग गया कि उन्होंने आपको वोट दे दिया है, वो तो क्लैरिफाई कर रहे हैं। चले, मैं आपकी तरफ आता हूँ। हाफिज एहसान साहब, आपको मैं चाहूँगा शामिल गुफ्तगू करूँ। अब ये चीफ जस्टिस साहब का जो इंतखाब होगा 3 सीनियर जजेस में से, इस पर भी अब कहा जा रहा है, जिस तरह अहमद अवैस साहब ने भी कहा कि डायरेक्टली मंसूर अली शाह साहब, बल्कि गालिबन हसन साहब ने कहा कि मंसूर अली शाह साहब अफेक्टी हो सकते हैं इसके प्रॉबली। एक तो इस पर कमेंट कीजिएगा। दूसरी चीज़, जो 184 के तहत खुद नोटिस का इख्तियार है, ये आईनी बेंच के पास चला गया। ये सारा जो सेट ऑफ अमेंडमेंट्स है, ये नैरेटिव को कंफर्म करता है कि इसमें जुडिशल स्पेस एनक्रोच हुई, जिस तरह पीटीआई ये बात कर रही है कि गवर्नमेंट के थंब के नीचे अब कोर्ट्स आ चुकी हैं। वुड यू एग्री विद दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुजम्मिल आपका बहुत शुक्रिया। जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ये डाइकॉटमी ऑफ पावर है, या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, या इंस्टीट्यूशंस अपने डोमेन के अंदर रहें, ये वेरी करते हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। अगर ये ऑपोजिशन के अंदर होते हैं तो बिल्कुल एक और नैरेटिव होता है, और अगर गवर्नमेंट के अंदर आते हैं तो नैरेटिव और चला जाता है। फिर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी भी आ जाती है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी भी आ जाती है,
फिर ये भी कहा जाता है कि आर्टिकल 69 के होते हुए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार भी नहीं है। तो ये इस पॉलिटिकल डायकॉटमी की बजाय हम आ जाते हैं रियल इश्यूज के अंदर। अब रियल इश्यूज जो है वो ये है कि जो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अब आपने की है, वो बुनियादी तौर पे जिन एरियाज को आपने एड्रेस करने की कोशिश की है, उसके अंदर एक तो है पाकिस्तान का आम आदमी, और इस अमेंडमेंट के अंदर पाकिस्तान का आम आदमी फैसिलिटेट नहीं होगा। ये मैं आपको बताऊंगा इसलिए कि जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी थी, उसके अंदर आपने डिवीजन ऑफ जुरिस्डिक्शन, क्लैरिफिकेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन और रीएलोकेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन करना था, तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अंदर जाना था और 199, 184 या 199 की अपील उधर जानी थी। ये चूंकि हुआ ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ गए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एग्री थी, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, मौलाना साहब की स्पीच थी, और वहां के ऊपर पीटीआई ने यह कहा कि नहीं जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना लें, तो इससे बेहतर कोई और चीज नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ ना जाए। उस फैसिलिटेशंस के लिए कि किसी न किसी जगह कंसेंसस हो जाए। आप जरा पिछले 10-12 दिन की स्पीचेस निकाले ना कि पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का आइडिया किसने फ्लोट किया है। ये तो आइडिया जो है गवर्नमेंट ने तो किया नहीं है, पीपल्स पार्टी ने किया नहीं है, गवर्नमेंट की अलाइड ने किया नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो पहले दिन उनकी स्पीच आप देख लें, जो एक दिन पहले थी, उसके अंदर जब आपका ये सारा प्रोसेस चल रहा था, वो तो सीधा कह रहे थे कि जी आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाए सीओडी। फिर किसने ये आइडिया दिया? अब वो जो आइडिया ये है कि जब आपने उसको इंप्लीमेंट किया है तो इससे एक मुजम्मल इतना कंफ्यूजन आएगा। देखिए आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जो आने वाले चीफ जस्टिस है, अगर कमेटी करती है, उन्होंने कहा है कि यार ये क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कौन है। अहमद अवैस साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि जब आप कोई भी रिट जुरिस्डिक्शन करते हैं तो 199 के अंदर ही आप करते हैं, कौन इसको डिफाइन करेगा? कौन उस जुडिशियल कमीशन के अंदर रोज जाके कहेगा कि मेंटेनेबिलिटी कौन सी है या क्या इसका आएगा? कौन जुडिशियल कमीशन के अंदर जाके, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो आ गया है ना कि जी ये किस तरह हो सकता है कि गवर्नमेंट्स या ऑपोजिशन या पार्लियामेंट के बंदे बैठ के फैसला करें कि ये केस का बेंच जो है ये बनेगा, या वो बेंच किस तरह होगा कि अगर आपने 5 मेंबर्स बेंच का है, अभी आपके पास रिजर्व सीट्स वाला रिव्यू के अंदर जाता है, 13 जो आपके 13 मेंबर्स बेंच है, उसके ऊपर 5 मेंबर्स बेंच किस तरह बैठ सकेगा जब आपका लार्जर बेंच है? तो मैं ये समझता हूं कि हमें अल्टीमेटली क्लियर हेडेड इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। दूसरी जो 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो पिछले कई साल से चीफ जस्टिस आए हैं, हमने उनको ट्रीट किस तरह किया? क्या पाकिस्तान के अंदर इफ्तिखार चौधरी साहब ही इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थी, या काजी फाइज ईसा साहब के जब केस बन रहा था या रेफरेंस चल रहा था हमने भी उन्हें सिंबल ऑफ जुडिशरी कहा? क्या पाकिस्तान के अंदर दूसरे जो जजेस रहे वो इंडिपेंडेंस जुडिशरी है, या जो मंसूर अली शाह साहब ये इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? एक 17 जजेस की कॉम्पोजिशन का नाम है, उसके अंदर सब बराबर है, उनमें से एक जो है वो आप उसको चीफ जस्टिस बनाते हैं। अब वो जो है आपको अहमद अवैस साहब मेरी चीज को सेकंड करेंगे कि क्या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पिछले 12-14 साल से सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगाए गए हैं, उनको ये इस तरह नहीं लगाया गया कि अगले साल के जो है 2018 का चीफ जस्टिस कौन होगा, 2022 का चीफ जस्टिस कौन होगा, 2025 का चीफ जस्टिस कौन होगा, 2032 का चीफ जस्टिस कौन होगा? तो अगर ये चीजें इस तरह थी तो उस चीज को एक एफर्ट की गई है, और अगर पार्लियामेंट्री कमेटी आई है और उसके 12 मेंबर्स जो हैं उसके अंदर 2/3 मेजॉरिटी है, और वो 2/3 मेजॉरिटी ये है कि वो प्रोपोर्शंस की बुनियाद पे है, गवर्नमेंट वहां पे स्वीपिंग नहीं है। अगर कोई ना कोई ऑपोजिशन पार्टी जो है वो नहीं मिलेगी गवर्नमेंट के साथ, तो आप किसी चीफ जस्टिस को 2/3 मेजॉरिटी पे कर नहीं सकते। नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो पिछले 10 साल से कर रही है, क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक सीड ऑफ जुरिस्डिक्शन नहीं किया हुआ? क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) को 187 से मिला के और आर्टिकल 175(2) को नहीं भूले हुए? क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार बार हाई कोर्ट्स को कह रही है कि आप सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप प्रेयर्स के बाहर नहीं जा सकते, डेली हम केसेस सेट असाइड करवाते हैं, क्या उसके बावजूद पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स रुकी हैं? क्या ये प्रिंसिपल डिसाइड करने के बाद के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि प्रेयर से बाहर रिलीफ नहीं दिया जा सकता? क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आपको रिसेंट रिलीफ नहीं दिया हुआ? तो ये सारे वो बेटर फैक्ट्स हैं। अगर उसको एक 76 साल के अंदर या 50 साल के अंदर एक सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, उसके अंदर रिफॉर्म उसमें दरकार थी, उसको और इंप्रूव होना चाहिए, और वो इंप्रूव का एक फोरम वही है
वो आपकी पार्लियामेंट नई चीजें डिलीवर करेंगी, आप उनको चेंज कर लें। लेकिन ये कहना कि जी पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव है, बिल्कुल नहीं है। इंडिया के अंदर सारे जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के वो प्रेसिडेंट लगाता है, कोई जुडिशियल कमीशन नहीं काफी कंट्रीज में मिसाल है, मैं इसको आपकी पार्लियामेंट है, वहां पे कोई जुडिशियल एसजेसी नहीं है। तो थोड़ा सा पार्लियामेंट पे ट्रस्ट करना चाहिए। और वो इंडिया जिसने ये दोनों काम किए हुए हैं, उनकी रैंकिंग 77 नंबर पे है और हमारी रैंकिंग जो है लास्ट 10 में है। हसन रजा साहब, थोड़ा बहुत पार्लियामेंट को और जो कुछ हुआ है उसको तो स्पेस दें कि चीजें आगे बढ़ी जाएं। और इस मेला फायदे से और इस डायरेक्टिव के साथ कि जी शायद हर शय कंप्रोमाइज हुई है, बिल्कुल है, इसको बेहतर होना चाहिए, सजेशंस आनी चाहिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हसन साहब, मुझे ये बताएं, जिस तरह से हाफिज हसान साहब कह रहे हैं कि अब अगर आपने लेजिस्लेट ये कर लिया है तो आप आइनी कोर्ट्स की तरफ जा रहे थे, लेकिन ये बेंच वाला जो मामला है, इससे जुरिस्डिक्शन की कन्फ्यूजन पैदा होगी, बार बार सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा कौन सा केस कहाँ लाए करता है। अल्टीमेटली उन्होंने ये कहा आपको जाना पड़ेगा आइनी अदालत की तरफ। आप अग्री करते हैं इससे? देखें, बात यह है कि जो इब्तदाई मुसवदा था हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत वक्त का, वो उसमें तो एक कोर्ट थी जिसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का नाम दिया गया और उसके चीफ जस्टिस इलादा। अब जब मशावरत का अमल शुरू हुआ और मौलाना फजल रहमान साहब से मशावरत हुई और पीटीआई से डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी हुई, और पीटीआई की वजह से मौलाना साहब ने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बजाय बेंचेस की बात की। और पीटीआई के जितने भी ज़ोमात थे, जिस फोरम पे भी आए, उन्होंने कहा कि इलादा कोर्ट नहीं होनी चाहिए बल्कि बेंच होना चाहिए, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। और जब उनके कहने पे और मौलाना के कहने पे पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग यूनियन और दीगर इत्तेहादी जमातें स्टेप डाउन कर गई और बेंचेस पे काम आ गया, तो फिर मैं नहीं समझता कि इनको इनकार करना चाहिए। आज जिस तरह अभी जनाब मोहतरम अहमद अवैस साहब फरमा रहे हैं कि जनाब ये तो बड़ा अदलिया पे बड़ा वो दबाव आ गया है और उसको जो है वो स्नब करने की कोशिश की जा रही है और उसको अंडरमाइन किया गया है, हुकूमती जो असर है वो ज्यादा हो रहा है, पिलर गिरा दिया रियासत का, वो ये कह रहे हैं। आपने क्यों नहीं असेंबली में खड़े होके इसके खिलाफ आवाज बुलंद की? आपने क्यों नहीं वो तारीखी किरदार अदा किया जो बतौर अपोजिशन आपको करना चाहिए था कि आप आते, चाहे आप 80 में थे, चाहे 70 में थे, चाहे आपकी 65 तादाद थी, चाहे आप एक थे, आपने खड़े होके उसके खिलाफ वोट देना था और कहना था कि नहीं, हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को नहीं मानते, हम इसकी नफी करते हैं, आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि आपने जो वोट ना देने की बात की, इस पे एक लफ्ज भी सियासी क़यादत ने ये बात नहीं की कि जनाब हम इससे एग्री नहीं है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मौलाना ने हमें एग्री कर दिया था, लेकिन हम इस वजह से इसमें वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे कि हमारे ऊपर तशद्दुद हो रहा है, हमारे बानी जो तरीके इंसाफ है उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनको बाहर नहीं, वर्करों पे तशद्दुद हो रहा है, लिहाजा इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ हम एहतजाजन अपना वोट कास्ट नहीं कर रहे। हसन साहब ये चैलेंज भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा कि हम कानूनी अमल का जायजा ले रहे हैं इस तरमीम को चैलेंज करने के लिए, फ्यूटाइल एक्सरसाइज है या फिर आपको लगता है कि कुछ होप हो सकती है उनके लिए जिनको पसंद नहीं आई? सर, मैं अर्ज करता हूँ कि आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि आईनी तरमीम किसी अदालत में, किसी फोरम में चैलेंज नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेक अप किया और इस ऑब्जेक्शन को कि आर्टिकल 239 के तहत आप आगे नहीं ले सकते, उसको अनडू करके, और जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस था उसमें उन्होंने उसको मेंटेनेबल करार दे के उस पर एक जजमेंट दी, जिसमें मेजॉरिटी व्यू ये आया कि मिलिट्री कोर्ट सनसेट क्लास उसमें दे दी गई थी जो कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको उन्होंने एंडोर्स कर दिया। और उसके बाद लेकिन 239 को वहां डिस्कस किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक दफा 239 को तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किसी वजह से उसको इग्नोर किया या स्किप किया तो हर मामले में उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक वो आइन का हिस्सा है तो उसको कंसिडर किया जा सकता है, उसको
स्किप नहीं किया जा सकता, अवॉइड नहीं किया जा सकता। सही। अहमद अवैस साहब, इसके अलावा भी है जी और भी। ठीक है अहमद अवैस साहब, मेरा पहले सवाल सुन लीजिए। अब जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत आपने भी की है, लेकिन आज इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जो नज़र सानी केस था उसमें इसी तरमीम के तहत पहला रिलीफ भी मांग लिया तहरीक इंसाफ ने। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम चूँकि आ चुकी है तो अब ये मुकदमा अदालत नहीं सुन सकती, ये आईनी बेंच सुनेगा। तो आप भी तो बेनिफिशरी हो सकते हैं इसके। इससे पहले नैब लॉज में भी कहीं ना कहीं आपने भी रिलीफ मांगा था। तो ये सारा इस तरह क्यों परसीव किया जा रहा है दैट इट्स ओनली फॉर द गवर्नमेंट एंड यू कांट ड्रॉ एनी बेनिफिट आउट ऑफ इट? नहीं, इसमें देखिए पहली बात तो ये है कि ये जैसे इस वक्त यहाँ पर डेलिब्रेशन हो रही है, एक डिस्कशन हो रही है, इसको इस पैराए में बिल्कुल कोई भी नहीं सोचे और लेना भी नहीं चाहिए कि किसको बेनिफिट मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। देखना यह है कि ये मफाद आमा में ये बात दुरुस्त है या नहीं है। आज मैं कहता हूं कि ये हो रहा है, ये मौजूदा हुकूमत है, ये इनको बेनिफिट मिल जाएगा। कल को जब हुकूमत बदलेगी फिर किसी और को, लेकिन इससे मफाद आमा जो है उनको जो बेनिफिट होना चाहिए या उनकी बेहतरी के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड होना चाहिए, वो नजर नहीं आता। बुनियादी तौर पे एक ये एस्पेक्ट है विच इज टू बी लुक्ड इनटू, और बहुत बुनियादी है वो। अभी जिस तरह से ये सारी अभी जो गुफ्तगू हो रही है ना, उसके अंदर आप ये एक एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। जिस तरह अभी हाफिज साहब ने भी सारी डिटेल से बात की है, और अभी रजा पाशा साहब जैसे बात कर रहे हैं। देखिए, जब असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर ये बात, जब पहला कल ये इसकी बिल जब पेश हुआ, तो बिल के पास होने से पहले जब इसके ऊपर इजहार ख्याल का मौका मिला, सही, तो अली ज़फ़र साहब ने खड़े होकर इसके ऊपर ये नकात जो हैं वहाँ पे रेस किए थे, उठाए थे ये नुक्ते, और बताया था कि ये एस्पेक्ट हैं, इनको गौर तलब है। लेकिन वो एक उस वक्त हवा के घोड़े पे सवार थे, किसी ने इन बातों की तवज्जो नहीं दी। आप वो स्पीच दोबारा सुन लीजिएगा, उनके कमेंट्स हैं इसके ऊपर, उसमें ये बातें उठाई उन्होंने। ये सारी बातें उस वक्त भी आई हैं सामने। ये दुरुस्त है कि वो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट जो है वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसकी प्रोसीडिंग के अंदर तो पार्टिसिपेट किया और कर लेते वोटिंग में पार्टिसिपेट, तो एक डिसेंट शो ना हो जाता, बेहतर नहीं था कि एक सिंबॉलिक जेस्चर नहीं। वो देखिए ना, सवाल ये है कि वो उसमें तो इमटेरियल था ना, जब वो उनके अददी जो है वो उनके वो नंबर जो है वो मुकम्मल थे, तो ये अगर 4 से 5 या 6 लोगों की तादाद जो तो वहाँ पे मौजूद थी, वो एक बात बढ़ जाए या कम हो जाए तो वो इमटेरियल है। लेकिन ये एस्पेक्ट जो ज़ेर गौर होने चाहिए थे, ये सामने आए उस वक्त भी। तो ये अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे अभी बात हुई, वो बात की इन्होंने भुट्टो साहब की और मियां नवाज शरीफ की बात की। बिल्कुल भुट्टो की हद तक, भुट्टो साहब की हद तक इसमें कोई शक नहीं है कि उनका फैसला जो था वो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मार्शल अथॉरिटीज महसूस होता है, देखने में भी पता लगता है कि ऐसा हुआ, गलत हुआ। लेकिन नवाज शरीफ की आप बात करते हैं, पनामा की बात करते हैं, तो पनामा की जिस वक्त आप गुफ्तगू हम जिक्र करते हैं, तो मियां नवाज शरीफ 1980 में आए कैबिनेट के अंदर, पंजाब की कैबिनेट में आए, और 90 के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर बने। 10 साल के अरसे में इनके ऑन रिकॉर्ड हैं इनके इनकम टैक्स रिटर्न दोनों भाइयों की, उसको सामने रख लीजिए, और ये एवरफील्ड की और अजीजिया की प्रॉपर्टी सामने रख लीजिए। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कैसे बन गई। ये तो बहुत सारी मामलात हैं, अदालतों को छोड़ दीजिए जो पीछे हुआ कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द गन। लेकिन सिस्टम को आपने बनाना इस अंदाज में है, सिस्टम को बनाना इस अंदाज में है कि जहां से उनकी आप इंश्योर कर सकें, और डिस्पैशनेट होके जो है, जो अगर प्राइम मिनिस्टर ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर भी डिस्पैशनेट होके अपने सेल्फ को माइनस करके इन द बेटर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री ऐसी सिस्टम को लेकर आए, ऐसे इनकी एलिवेशन का वो ठीक है, लेकिन बहस ये भी है ना, निकाले, ठीक है, बहस ये भी है ना कि आईनी कोर्ट और से बेहतर आईनी बेंच किस तरह से है। बहरहाल इख्तियार वली साहब, अब मैं बताता हूँ आईनी कोर्ट और आईनी बेंच की बात ही बताता हूँ। देखिए, चलें शॉर्ट, सवाल ये है कि ये क्वेश्चन जो है, जो मैं शॉर्ट, आईनी बेंच वाली बात ये थी
कि ये बिल्कुल जो है ये इस वक्त तमाम उस वक्त मुत्तफिक हो गए हुए थे कि आईनी अदालत अलग से जरूर बनेगी। उसके ऊपर जो है पीटीआई ने ये बताया कि अगर आपने जरूर बनाना है तो एक बेंच बना ले। अच्छा। अब वो बेंच की डिटेल जो है, अगर ये कुछ हफ्तों तक ये डिस्कशन चलती तो इसको स्क्रैच आउट करके इनकी डिटेल बन जाती। सही, कि आपने उजलत की वजह से नहीं बनी, कहां लेके जानी है। सही। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। 26वीं आईनी तरमीम पर हमारी डिस्कशन जारी है। इख्तियार वली साहब, मुझे ये बताइए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी ये कहा है कि अदलिया हुकूमत के ताबे नहीं हो सकती। अब एक खदशा जो क्रिटिक्स हैं इस तरमीम के, वो ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि अब चीफ जस्टिस की तैनाती में चूँकि हुकूमत का अमल दखल भी आ गया है, तो इसलिए कामयाबी की जो दौड़ में उम्मीदवारान होंगे वो हुकूमत की खुशनुदी भी हासिल करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली उनको अफर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट से। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है इसका? देखिए, इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं है कि अच्छा, मैं अगर लेट्स मेक इट दिस वे एंड लेट्स मेक द थिंग्स मोर क्लियर एंड इसको ज़्यादा वाजे कर देते हैं। इस मुल्क के आर्मी चीफ की तकर्री कौन करता है? आपका वजीर आजम ही करता है। 4-5 लोगों के नाम उसके पास आते हैं वजीर आजम के पास, उसमें से एक की सिलेक्शन करता है। इस्लामाबाद का जो यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी बैठा होता है, जो आईजीज होते हैं, उसकी सिलेक्शन कौन करता है? तो अगर सुप्रीम कोर्ट से 3 सीनियर जजों के नाम चीफ जस्टिस रिकमेंड करके भेजता है, पार्लिमानी कमेटी कौन है? आज भूल जाएं आप, फॉरगेट अबाउट के आज वजीर आजम जो है तो वो शहबाज शरीफ है, कल कोई और भी हो सकता है, किसी और पार्टी की हुकूमत भी हो सकती है। तो ये हक और ये राइट और ये पावर अगर ये चले जाए पार्लियामेंट के पास, तो व्हाट इज सो बैड? इसमें कबाहत क्या है? इसमें बुराई क्या है? लेकिन हम तो ये समझते हैं, अहमद अवैस साहब आधा सच बोल रहे हैं। इन्होंने भुट्टो की फांसी की बात की, जो मैंने इनको कहा, ये मानते हैं ज्यादती हुई। ये नवाज शरीफ की बात पे आके यहाँ पे रुक जाते हैं। नवाज शरीफ को बुलाया नहीं गया था पनामा केस पे, और क्या उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया था इकामा रखने पर कि इन्होंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली? ये तो ऑन रिकॉर्ड है। अहमद अवैस साहब, कम से कम चीजों को, रिकॉर्ड को स्ट्रेट करें, दुरुस्त रखें और सच बोलने की कोशिश करें। क्या ये तारीख का हिस्सा अब नहीं बन चुका कि जब इमरान खान अदालत में पेश हुआ तो उसको कहते हैं कि गुड टू सी यू, इनको सारे मुकदमात में जमानत दे दें, अगली फला तारीख तक इनको किसी मुकदमे में चालान ना करें, गिरफ्तारी ना हो, इनको रेस्ट हाउस में भेजें, इनको फला चीज मुहैया करें। हमने देखा कि एक तरफ मुल्क के 3 बार वजीर आजम के साथ इस मुल्क की अदलिया ने क्या किया, और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपना एक और जज मुकर्रर किया। लेकिन जब दूसरा वजीर आजम इस वक्त अडियाला जेल में है, उसके लिए फैसिलिटेशन हो रही है। तो क्या आप इसको समझते हैं कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है? नो अहमद अवैस साहब, दिस इज नॉट लाइक दिस। अच्छा, आप मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं होगा। हम ये कहते हैं कि जुडिशरी इतनी इंडिपेंडेंट हो, इतनी ट्रांसपेरेंट हो, इतनी इम्पार्शल हो कि जिसमें कानून आपके लिए, मेरे लिए और हाफिज एहसान के लिए एक जैसा हो। कानून का तराजू वो एक बार, कानून के तराजू के पलड़े बराबर नहीं थे, और अगर वो बराबर होने चले तो मेरे ख्याल में यू शुड अप्रिशिएट। आपको अपनी जमात में ये बात, अगर आप टीवी पे नहीं कर सकते हैं, अपनी जमात में जाके ये बात जरूर कीजिए कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपका कोई रोल नहीं। ठीक है, लास्ट मिनट है मेरे, मर्जी के अमेंडमेंट ला सकते थे, आप उसमें मर्जी की शराइत डाल सकते थे, बट यू डिडंट प्लीड बिकॉज आपका जो इंटरेस्ट है वो अपने कैदी नंबर 800 चोर को छुड़ाने के अलावा कुछ भी नहीं। एहसान साहब, लास्ट मिनट है, मुझे ये बताइए, अब जो इंपॉर्टेंट केसेस चल रहे हैं, जैसे मखसूस नशिस्तों का मामला है, उस पर नजरसानी केस है, आपको क्या लगता है आईनी बेंच ही डील करेगा? किस तरह से डील करेगा? देखें मुजम्मल, एक तो ये है कि अगर पीटीआई ने एक सजेशन दी थी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, तो बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी एंड बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन नेशनल असेंबली एंड बीइंग हैविंग अ गुड स्ट्रेंथ इन सेनेट, जो है
इन्हें अपनी रिटन प्रपोजल्स ड्राफ्ट बिल की सूरत के अंदर देनी चाहिए, टाइम नहीं मिला ताकि आज ये बड़ी क्लैरिटी के साथ कहते कि जी हमारी है ये वो प्रपोजल जिसको आप अगर अडॉप्ट करते तो इशू नहीं आएगा। हुआ ये है कि ये जो गिव एंड टेक वाला मामला चल रहा था और अल्टीमेटली मैं इसके अंदर जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब और बैरिस्टर गौहर साहब ये सारे खड़े थे, उसकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब जिसको एंडोर्स करने जा रहे थे उसके अंदर पीटीआई की कॉन्फ्रेंस उसके अंदर शामिल थी और इसीलिए मौलाना साहब ने कहा कि ये हमारे साथ थे, लेकिन इनकी अपनी पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं जो इनके हालात की वजह से, और बात किसी हद तक ठीक है। सही। अब दूसरी उसके अंदर बात यह है कि चूंकि ये है कि आपने ये सारा मैटर जो था एक कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया से हटके आपने पॉलिटिकल कन्वीनियंस के ऊपर ले गए हैं। अब उस पॉलिटिकल कन्वीनियंस के ऊपर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे और यही प्रॉब्लम जो है वो आपका रिजर्व सीट्स के अंदर भी आएगा, वो ऐसे सारे केसेस के अंदर आएगा जो 7 मेंबर्स 8 मेंबर्स या 9 मेंबर्स बेंच है वो सारे के सारे आएंगे कि कौन सा केस है, किसको लगाया जाए, किसको आगे किया जाए, वो सारे का सारा आपका हाई कोर्ट का स्टकअप हो जाएगा उन चीजों के अंदर। तो मैं ये देख रहा हूं कि बजाय ये, हाँ एक चीज आ गई है कि जो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का एक इम्बैलेंस हुआ था उसको काफी हद तक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह आप ये कहें कि एक रिटेलिएट किया है और वो रिटेलिएट के अंदर फिर जब आप करते हैं कुछ चीजें ओवर एंड अबव भी चली जाती हैं, बट अल्टीमेटली मेरा ख्याल है कि चीजें जो हैं वो सेटल डाउन की तरफ जाएंगी। पर्सनैलिटीज अगर फर्ज किया मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी के वोट्स जो हैं वो जस्टिस मंसूर शाह साहब के पास चले जाते हैं तो क्या ये जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट की सारी नीयत फिर ठीक हो जाएगी? तो मेरा ये ख्याल है कि निकल आना चाहिए उन सारी चीजों के अंदर। मतलब पॉलिटिकल कन्वीनियंस देखी जा रही है। वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। हाफिज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज एहसान रज़ा साहब, अहमद अवैस साहब, इख्तियार वली साहब मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।